हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हमारा जो घटना चक्र की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र सीरीज़ है, उसका आज हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा संगठन और संस्थान से रिलेटेड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1970 में धनबाद, ऑप्शन बी 1958 नागपुर, ऑप्शन सी 1956 नई दिल्ली और ऑप्शन डी 1960 चेन्नई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1958 नागपुर। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो 1958 में स्थापित किया गया था और नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर अतुल नारायण वैद वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल NEA से क्या आशय है? यहाँ शॉर्ट फॉर्म दी गई है, हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। NEA का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NEA का मतलब होता है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, जबकि इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी। NEA का गठन जो किया गया था वो जलवायु केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी एक्ट 1997 के तहत स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी का जो गठन किया गया है वो नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी एक्ट 1997 के तहत किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में और ऑप्शन डी टोक्यो में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थापित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है।
इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी नैरोबी में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी केन्या में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी डिटेल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी कि केन्या में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? अभी बताया था, यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी यानी कि केन्या में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबर्रा में, ऑप्शन सी ओटावा में और ऑप्शन डी नागासाकी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक एनजीओ है, पर्यावरण से रिलेटेड एक एनजीओ है और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड एक एनजीओ है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी अधिनियम है, जो भी एक्ट हैं, जो भी कानून है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन है ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 2000 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1986 में। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत में पारित किया गया था 1986 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में लागू है और इसे छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और ये संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? अभी बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिना टाइम वेस्ट किए जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें तेजी से रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, घुमा फिराकर वही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा पूछ लिया गया है कभी कभी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था, या फिर कभी ऐसे पूछा गया है कि पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आंसर तो सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। यानी 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन,
उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाने का यही मकसद था कि आपको ये पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1986। किसी क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए, छाता विधान, ऑप्शन बी, छड़ी मुबारक, ऑप्शन सी, पर्यावरण विधान और ऑप्शन डी, इको संरक्षा नियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि 4 प्रकार की नीतियों का वर्णन किया गया है, इनमें से कौन सी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नंबर 1 है वन नीति। वन नीति का संबंध पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से है। नंबर 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये तो बनाया ही गया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नंबर 3 है औद्योगिक नीति, इसमें भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान होते हैं। और नंबर 4 है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों बिल्कुल सही हैं। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इन सभी में पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है इसकी। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध है वन नीति का और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। आपको इन वीडियो के बाद घटना चक्र बुक ना तो खरीदने की जरूरत होगी और ना ही फिर पढ़ने की जरूरत होगी। आप इन्हें ही 2 बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको जो पॉइंट नोट करना आप इसमें से ही कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में और ऑप्शन डी 2011 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी और इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का तीव्र गति से निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल जनरल ट्राइब, ऑप्शन सी न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना,
ऑप्शन बी, नेशनल एडोप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। ऑप्शन सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की जो 19वीं बैठक में शामिल हुए था, उस समय का ये भारत का शामिल ना होना, उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। तो इससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन बिल्कुल हमारा, यानी कि यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इससे भारत के जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से रिलेटेड कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की गई थी UNFCCC के जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसकी UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो एनेक्सर 1 के विकसित देश हैं, वो गैर एनेक्सर 1 के विकासशील देशों में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की परियोजनाएं चलाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। और भारत ने नेशनल एडोप्टेशन फंड के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश किया था। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी NGT एक्ट 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित किया गया था? जो भारत सरकार के द्वारा NGT का गठन किया गया था NGT एक्ट 2010 के तहत, तो उसका गठन संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप किया गया था? 3 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। NGT का गठन स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप किया गया था, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारा मूल अधिकार है। मूलतः संविधान में ये शामिल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार नागरिक का मूल अधिकार है। कथन नंबर 2 है अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तो इससे प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है अनुच्छेद 243 क्लोज A के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत NGT की जो स्थापना की गई थी, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि जीवन के अधिकार का अंग है, उसके अंतर्गत ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है इसकी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, उसके अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कथन हमारा बिल्कुल सही है। वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होती है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता जाता है। कारण है उसका जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जल प्रिय पौधे यानी कि वाटर लविंग प्लांट वो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जल प्रिय पौधे होते हैं वो शुष्क जलवायु में मुरझा जाते हैं, इसलिए दोनों बिल्कुल सही हैं। और R की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। जलवायु का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है।
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन है ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से सही हो, उचित हो, उनके द्वारा कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी निर्यातित सामग्री से और ऑप्शन डी आयातित सामग्री से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ऑप्शन है ए एग मार्क, ऑप्शन बी इको मार्क, ऑप्शन सी ISI मार्क और ऑप्शन डी वाटर मार्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक हैं। ऑप्शन है ए कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचल कार्सन और ऑप्शन डी राजगोपालन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी साइलेंट स्प्रिंग। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। विश्व के पर्यावरण पर लोगों का ध्यान गया था, पर्यावरण पर चर्चा होनी शुरू हुई थी और इसकी लेखिका हैं रेचल कार्सन, जो कि अमेरिकी पर्यावरणविद है। इसकी लेखिका है रेचल कार्सन। एक्सप्लेनेशन है इसकी। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका है अमेरिकी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रेचल कार्सन और यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन है ए संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए। जो नगरीकरण और औद्योगिकरण है वो हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी, क्योंकि नगरीकरण और औद्योगिकरण के लिए वृक्षों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी ये हानिकारक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ऑप्शन है ए MJ ब्रेडशा, ऑप्शन बी M निकोलसन, ऑप्शन सी RH वहीटेकर और ऑप्शन डी WM एडम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं WM एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि यानी कि नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक है, नेचुरल फार्मिंग के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन है ए मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन बी MS रंधावा, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका, जो कि एक जापान के किसान और दार्शनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है इसकी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका और वह एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया ने। यह आप ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीति एवं विकास और ऑप्शन डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य यानी 1975 के आसपास विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण पर चर्चा की गई, पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा की गई और जन सामान्य के विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा की गई थी। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण विषय नहीं था राजनीति और विकास, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है इसकी। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाचीमाड़ा, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो अवस्थित है। ऑप्शन है ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी कोंकण में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल में। पलाचीमाड़ा, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉश इंगित करता है। ऑप्शन है ए झूम कृषि की प्रोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी हरियाली हटाना और ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये ग्रीन वॉश शब्द किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश एक भ्रामक अवधारणा है जो अपने जो उपभोक्ता है उनसे भ्रामक अवधारणा फैलाती है, उनसे भ्रामक वादा करते हैं। ग्रीन वॉश एक अवधारणा है, एक भ्रामक अवधारणा है जिसमें पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन ये कहता है कि जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या अपने किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। जहां एक संगठन अपने उपभोक्ताओं को ये कहता है कि अमुक उत्पाद पर्यावरण के प्रति हानिकारक नहीं है, पर्यावरण के प्रति लाभदायक है। तो ग्रीन वॉश एक भ्रामक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। भारत का जो पंजाब राज्य है उसने हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की थी पंजाब के मार्कफेड यानी मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा। पंजाब के मार्कफेड यानी मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा और इजराइल के एक इजराइल की कंपनी थी, उन दोनों के सहयोग से पंजाब में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू की गई थी। एक्सप्लेनेशन है ये इजराइल की सयाग। पंजाब के मार्कफेड यानी कि मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस फार्मिंग के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय एक मतदान कंपनी है ग्लोब स्कैन, उसने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया था। वह स्कोर क्या था, यानी ग्रीन डेस्क स्कोर क्या था? ऑप्शन है ए, यह विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न देशों के द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का आकलन है। और ऑप्शन डी, यह विभिन्न देशों के द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन के द्वारा जो एक इंडेक्स जारी किया जाता है ग्रीन डेस्क, वो इंडेक्स है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है और इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, ऑप्शन है ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 25 मई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। तभी यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2024 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है भूमि पुनरुत्थापन या भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था और यह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में जो आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को ही आयोजित किया गया था, जो कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हमने जो हमारा पर्यावरण का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र की बुक है, उसमें कुल 11 चैप्टर दिए गए हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।